राशिद लतीफ़ अपने करियर में अपनी क्रिकेटिंग एबिलिटीज़ की वजह से जाने गए। उसके अलावा अपनी फ़ाइट अगेंस्ट मैच फिक्सिंग की वजह से भी जाने गए। उनकी पहली टेस्ट इनिंग से पहले ही उनको दोनों चीज़ें नज़र आईं, जुआ और क्रिकेट। जेफरी बॉयकॉट आए, उनसे पूछा कैन यू बैट लैड। उन्होंने रिप्लाई किया यस। बॉयकॉट ने कहा बेट यू अ फाइवर यू डोंट मेक अ 35। लतीफ़ ने कहा डन, हाथ मिलाया और गए खेलने। एक ग्रिटी हाफ सेंचुरी के बाद लतीफ़ गए बॉयकॉट के पास अपना हिसाब क्लियर करने। इस वक्त तो उनके मुंह पे स्माइल थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि गैम्बलिंग और क्रिकेट का मिक्सचर बहुत देर तक उनका पीछा करेगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन टू दूसरा व्यू। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेटर के बारे में इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, राशिद लतीफ़। राशिद लतीफ़ ने खुद ही एडमिट किया है कि उन्हें कभी कभी फील होता है कि लोग उन्हें उनके मैच फिक्सिंग के ख़िलाफ़ स्टैंड की वजह से ज़्यादा जानते हैं बनस्बतन उनके क्रिकेटिंग करियर। लेकिन राशिद भाई, हम आपको आपके क्रिकेटिंग करियर की वजह से भी जानते हैं और आपके स्टैंड की वजह से भी जानते हैं, इसलिए आपको डबल द रिस्पेक्ट मिलती है हमेशा। दिस इज़ अ 2-part एपिसोड और इसमें बताया जाएगा एवरीथिंग रिपोर्टेड अबाउट राशिद लतीफ़ एंड मैच फिक्सिंग एवर। जो भी राशिद ने जस्टिस क्यूम रिपोर्ट के बारे में कहा था हम उसे कवर कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियोस, इसलिए वो इंक्लूड नहीं होंगी, सिर्फ ब्रीफ हाइलाइट्स दी जाएंगी उनकी। इफ़ यू इंटरेस्टेड यू कैन गो वॉच देम, लिंक्स आर डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ये पहला पार्ट 1997 से शुरू होगा और 2004 तक जाएगा, जहाँ पे राशिद ने मैच फिक्सिंग का इशारा किया था पाकिस्तान इंडिया के मैच पे। ओके गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक डील बनाते हैं। इसको छोड़ दें कि आप कितनी वीडियो देखते हैं, आप पूरी वीडियो देखते हैं, आप कुछ वीडियो देखते हैं, किसी पॉइंट पे छोड़ते हैं वीडियो देखना। अगर आपको वीडियो देखना किसी पॉइंट पे पसंद आया तो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग के वक्त चैनल 900 सब्स पे है, अगर 1000 पे चले जाता है तो दैट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड। थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग बाय अगेन एंड आई होप यू एंजॉय द स्पेशल। उनके मुताबिक ये रन्स गिवन अवे थे दूसरी टीम को। राशिद लतीफ़ ने कहा कि उनके पास एक क्लियर व्यू था स्टंप्स के पीछे से और वो आसानी से बता सकते थे कि वसीम अकरम और सलीम मलिक इस मैच फिक्सिंग में मेन लोग। वकाई में उसकी बॉलिंग थी। मलिक साहब ने मुझे डांटा और कहा कि ये तो मैच हमने हारना है। मेरे ख्याल में वो मैच हम जानबूझ के हारे और वसीम एक शख्स से फ़ोन पे बात कर रहा था वो, और कह रहा था कि इजाज़ है, ऐसा लग रहा था इजाज़ अहमद से बात कर रहा है, लेकिन मैं सर्टन नहीं हूँ कि ये सारी स्टेटमेंट्स तो हो गई जो आप सब ने सुनी थी पिछले मैच फिक्सिंग स्पेशल्स में। इधर से आगे हम जाएंगे 2020 तक राशिद लतीफ़ ने क्या क्या कहा। तो पहले 1997 से शुरू करते हैं। अनिरुद्धा बहाल ने इंटरव्यू किया था राशिद लतीफ़ को और ये रिपोर्ट हुआ था outlook.india.com पे। इंटरव्यूअर के साथ राशिद लतीफ़ डेली बार्स में जा रहे थे एक BMW में। उस गाड़ी में उनके पास 4 इंच थिक सबूत के तौर पे डॉक्यूमेंट्स थे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को इन्वॉल्व करते थे मैच फिक्सिंग में। इंटरव्यूअर बताते हैं कि हल्का हल्का उन्होंने देखा कि चेक्स पड़े हुए थे, कॉपीज़ सलीम मलिक के नाम पे पाकिस्तानी बुकीज़ ने जो लिखे हुए थे। आगे भी उन्हें बहुत बातों का इजहार किया। उन्होंने बताया कि कैसे बड़े सगीर में क्रिकेट करप्शन के साथ जुड़ चुकी है। अजहर भाई, जद्दू, राजू, सिद्धू और कुछ और इंडिया के जो प्लेयर हैं मेरे घर फ़ोन किया करते थे और के भाई पिच का क्या हाल है, क्या वो बैटिंग को एड करेगी या बॉलिंग को एड करेगी, और टीम्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं और मौसम कैसा है। ये जो मालूमात हैं ये उन्होंने आगे किसी को बतानी होती थी। मैं बता देता था कि चले, मेरी तरफ से तो कुछ गलत नहीं है इसमें। इन बुकी बहुत ऊपर है भाई, एक प्लेयर को 50 लाख से 60 लाख मिलता है मैच फिक्स करने का। जब सलीम मलिक कैप्टन थे तो वो खुद से बॉलिंग करवाते थे क्रूशल स्टेजेस पे मैच की। वो एक ऑफ साइड की फील्ड रखेंगे और बॉल करेंगे लेग साइड पे। जब बैटिंग करते थे तो अपने कोलीग्स को रन आउट करवा देंगे। मुझे खुद में बचत हुई मेरी इंग्लैंड में रन आउट होते होते बचा मैं। फिर भी जो बुकी है वो चाहता है कि 3-4 प्लेयर उसके बुक पे हो। पिछले जो आखिरी वनडे हुआ इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में, हमें 7 का रन रेट दिया था। जब मैं आया तो पाकिस्तान को मैंने जिता दिया। बहुत से प्लेयर्स को तो पैसे वापस करने पड़ गए बुकीज़ को, तकरीबन 2.5 करोड़ वापस किया उन्होंने, क्योंकि बुक। अच्छा, एक मैच तो ऐसा था कि तीनों चारों मिल गए और 3-4 करोड़ ले लिए हैं। और मैंने तो वो कैश एक्सचेंज होते देखा होटलों में हमारे सामने। हमने भी छापे मारे हैं भाई, बस कैमरा नहीं था उस वक्त। मुझे बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता है मुझे एक मीटिंग के मिनट्स पड़े हैं पीसीबी के।
जिसमें वो सब बताते हैं कि सब लोग जो है दाऊद इब्राहिम, मुकेश, राहुल भाई, सब लोग इन्वॉल्व है। कपिल देव तो सबसे बड़ा जुआरी था, वो जद्दू को बहुत पसंद करता है, बेटे की तरह जद्दू को पसंद करता है। लेकिन जद्दू को वैसे मैं भी पसंद करता हूँ, मैं भी उसको बचाऊंगा अगर मुझे बचाना हो किसी को। तो देखो, जावेद मियां दाद भी जुआ करता था, लेकिन वो जुआ लगाता था पाकिस्तान के जीतने पे और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस पे, है कि वो कुछ भी करे या सो करे, फिर वो जाके करता था। फिर ओ भाई, वो इंडियन टीवी कमेंटेटर है ना जो बहुत बड़ा जुआरी है, अबे पिछले वर्ल्ड कप में वो कमेंट्री कर रहा था, इंडिया और उसका मैच था, तो स्टूडियो के बाहर वो उसको ज़्यादा पड़ी पाकिस्तान के मैच की थी, और ये मुझे बाद इंडियन प्लेयर ने। फिर और भी कुछ चीज़ें हैं मेरे पास भाई, वो पीसीबी की कुछ लीक्स हैं, वो मिनट्स हैं मीटिंग्स की। आरिफ अब्बासी कहता है कि वसीम वकार ने 24 लाख लिए हैं मैच हारने के 92 में, और उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। देखो, मुझे आरिफ अब्बासी बता चुके हैं कि 2 प्लेयर जो है ना, वो बताने को तैयार हैं कि कौन कौन बैटिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन आरिफ अब्बासी खुद कन्विंस नहीं है कि जो वो बता रहे हैं वो ठीक है। ये बड़ी अजीब सी बात है। आरिफ अब्बासी साहब फिर ये भी बोलते हैं मुझे कि भाई कि शारजाह टूर्नामेंट में एक बुकी था राजू, वो हमेशा इंडियन ड्रेसिंग रूम में रहता था, और इंडियनों में हिम्मत नहीं थी इनको बाहर निकाल दे राजू साहब को। इसके आधे साल बाद ही outlook.india.com ने एक और स्टोरी पब्लिश की, इंटरव्यू विद राशिद लतीफ़। उसमें उन्होंने बताया कि वो वापस क्यों आ गए हैं क्रिकेट में। माजी अब मैं बुला चुका हूँ, ऐसे है कि जैसे मैं बिल्कुल नई शुरुआत कर रहा हूँ। मैं 18 महीनों के बाद टीम में आया हूँ, जो कि बहुत देर का अर्सा था, और ऐसा लग रहा है कि मैं डेब्यू अपना दोबारा कर रहा हूँ। तो अब मुझे किसी कंट्रोवर्सी में ड्रैग नहीं होना, जो बोल चुका बोल दिया था। सिंपल बंदा हूँ मैं, और चालाकी मुझे आती नहीं है, तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँ तो अच्छा। 1999 में कपिल देव ने इस एलिगेशन को रिस्पॉन्ड किया कि वो गैम्बलर नंबर 1 थे। जी क्या? जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कोई पब्लिक में कमेंट नहीं किया इसके बारे में, लेकिन जो करीबी लोग उन्हें मैंने कहा कि मैंने कभी गैम्बल नहीं किया, मैं अपनी रोज़ी रोटी के साथ गैम्बल क्यों करूँगा। इसके अलावा आप मुझे बताएं, मैं इंडिया की इज्जत को क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, इंटरेस्ट को क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। एंड टेल मी दिस, लतीफ़, सरफराज, who are these people? Who are they? Why should I respond to them? जस्टिस क़य्यूम रिपोर्ट में राशिद लतीफ़ टेप्स का मेंशन था। ये ऑडियोज़ थी कॉन्वर्सेशंस की बिटवीन पाकिस्तानी प्लेयर्स एंड बुकीज़ और कुछ पीसीबी की ऑफिशियल्स। बोर्ड ऑफिशियल्स की टेप में सुना जा सकता है कि राशिद को बताया जा रहा है कि इस इशू को ड्रॉप कर दिया जाए और खड़ा ना किया जाए। माजिद खान वसीम अकरम को टीम से बाहर रख रहे थे बिकॉज चार्जेस थे मैच फिक्सिंग के। साउथ अफ्रीकन टूर 98 था और माजिद ने रिलाई किया राशिद लतीफ़ पे कप्तानी करने के लिए। आमिर सुहेल को भी कॉन्फिडेंस में लिया उन्होंने कि टीम को सीधा रखें, लेकिन उस साउथ अफ्रीकन टूर के बीच में ही वसीम अकरम को फिर से बुला लिया गया पाकिस्तान टीम में। खदशा था कि उनका अराइवल फिर से स्प्लिट कर देगा टीम को प्रो और एंटी अकरम फैक्शंस में, लेकिन उस वक्त पॉलिटिकल गेम इतनी आसान नहीं थी क्योंकि जस्टिस क़य्यूम को टेप ऑलरेडी सबमिट कर दी थी राशिद लतीफ़ ने, तो ये मैच फिक्सिंग की इन्वेस्टिगेशन भी जारी थी उस टाइम पे। देखो भैया, पाकिस्तान में कुछ मालूम क्या होगा, सही है, वो टेप है, कुछ और चीज़ें हैं मैंने अपने पास रखी, वो एक हफ्त मिसाइल की तरह होगा। आखिरकार तो सब क़य्यूम रिपोर्ट के सामने है कि क़य्यूम रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ आता है और क़य्यूम साहब क्या करते हैं। इंडियन बुकीज़ का भी बहुत ज़्यादा नाम चलता था जब भी मैच फिक्सिंग की बात होती थी। जिस बुकी ने मार्क वॉ और शेन वॉर्न को ऑफ़र की थी वो भी इंडियन था, और जो यूजुअली वसीम अकरम को फॉलो अराउंड करता था वो भी एलिजिडली इंडियन था। इंडियन क्रिकेट के सर्कल्स में भी कुछ क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स के अलावा कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करता था मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी पर। राशिद को फिर भी अंदाज़ा था इंडियन सिचुएशन का, देखते हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। इंडियन बोर्ड कुछ नहीं करेगी। देखो, टूर जो ऑर्गेनाइज करते हैं साल में, ये श्रीलंका, कीनिया, सिंगापुर, बांग्लादेश टूर, ये ऐसे टूर्नामेंट हैं जो पहले भी सस्पेक्ट रहे हैं और आगे भी रहेंगे। कुछ बड़ा नहीं होता स्टेक पे, तो यार कहते चलो कमा लेते हैं पैसे। फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन राशिद लतीफ़ ने मई 2000 में बताया कि उन्हें शक है कि पुराने पीसीबी ऑफिशियल्स मिले हुए हैं मैच फिक्सिंग में सलीम मलिक के साथ। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। 6 वोट आई, 6 वोट गई 95 से, जब से मैंने ये बांडा फोड़ा आपका, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सही है, कुछ भी नहीं हुआ। बोर्ड वालों ने, बोर्ड में बैठे अफसरों ने हिस्सा लिया अपना, केक का पीस खाया उन्होंने भी। भाई क्या बात करते हो। मनोज प्रभाकर कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है अपनी इस एक्यूजेशन ऑफ मैच फिक्सिंग की कपिल देव के ऊपर।
वो मौजू को इंटरव्यू में डिस्कस करते हैं। देखो भाई, अगर कपिल ने अप्रोच किया है प्रभाकर को, जो जैसा वो बोलता है, तो इसका मतलब कपिल को पता था कि प्रभाकर तो है इस रैकेट में मैच फिक्सिंग की। मतलब कि कपिल ने जब अप्रोच किया तो उसको पता था कि मैच फिक्सर को अप्रोच करा है, तभी तो बाकी को नहीं किया, उसको किया। वरना कोई भी मैच फिक्सर एक ऐसे बंदे को तो नहीं जाके अप्रोच करेगा ना, जो आउटसाइडर है, उसको पता नहीं है कि क्या चल रहा है। और इतना सीनियर आदमी है कपिल। प्रभाकर की तो बात हल्की है, मैं आपको बताता हूँ। प्रभाकर को भाई, बल्कि न्यूजीलैंड में नहीं, हम कहीं और मिले थे, वो न्यूजीलैंड जा रहा था, तो बोलता है कि भैया हमें मुझे सब पता है कि तुम लोग क्राइस्टचर्च में कैसे मैच हारे। यार मुझे भी बताओ कैसे मैच इस तरह। प्रभाकर ये पाकिस्तानी प्लेयरों से पूछ रहा है कि भाई ये मैच तुम लोगों ने जो क्राइस्टचर्च में हारा उसमें पैसे कैसे बनाए, और वो मुझे भी बनाने हैं। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि प्रभाकर सस्पेंड हुआ था इंडियन बोर्ड की तरफ से, क्योंकि वो बहुत स्लो खेला था, एलिजिडली जान के वेस्ट इंडीज से। बात एक ये भी सोचने वाली है भाइयों कि जो प्रभाकर है उसको 94 में अप्रोच आई, ऑफर आई, 97 में उसने नाम लिया। 3 साल क्यों नहीं बोला? सही है, 3 साल के बाद उसने क्यों एलिगेशन लगाई? प्रभाकर ने इल्ज़ाम भैया सिर्फ तब लगाया है कि जब उसका एक दोस्त टीम से निकाल दिया। अब मुझे और बासित अली को देखो, हम रेगुलर मेंबर थे टीम के, मैं वाइस कैप्टन था, उस वक्त हमने आवाज़ उठाई, उसी वक्त जब ये सारी चीज़ हो रही थी। ये नहीं कि हमने 3-4 साल बाद जब टीम से बाहर हो रहे थे तो हमने बात शुरू कर। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इशारा देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें किसी को भी सपोर्ट करना चाहिए जो मैच फिक्सिंग को एक्सपोज करना चाह रहा है। हाँ, अगर उन्होंने क्रिकेट को क्लीन अप करना है तो करना। राशिद ने बताया कि वो तैयार हैं साउथ अफ्रीकन इंक्वायरी को भी ज्वाइन करने के लिए, अपनी टेस्टिमनी देने के लिए अगर वो चाहते हैं। मेरे लिए बड़ा ऑनर होगा कि अगर मैं क्रिकेट को इस नसूर से निजात दिलाने में कोई हेल्प कर सकूं, और मैं कोई चांस नहीं छोड़ूंगा। और रॉन्यू ने कुछ नाम छुपाए हैं, उसको ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का भी नाम, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी इन्वॉल्व हैं, उनका भी नाम आना चाहिए। फॉर्मर कैप्टन ने यह भी बताया कि वो तैयार हैं इंडिया आने के लिए, सीबीआई के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए अपनी टेस्टिमोनी में। मुझको बुलाया जाए इंडिया, मैं बता देता हूँ आपको, सीबीआई इंक्वायरी तो कंडक्ट करे, ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट परमिशन तो दे, सब बोलेंगे उधर। अगर आप देखें तो उन्होंने बताया कि वो हर जगह जाने के लिए तैयार हैं मैच फिक्सिंग के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए। इससे पता चलता है राशिद लतीफ़ कितने कमिटेड थे इंटरनेशनल क्रिकेट को क्लेंस करने में। राशिद लतीफ़ ने बताया कि 1996 का लॉर्ड्स टेस्ट मैच बिटवीन इंग्लैंड और पाकिस्तान भी फिक्स था। मैच के पहले दिन बुकी ने उनको होटल रूम में बुलाया उनके मुताबिक और उन्हें 15,000 पाउंड ऑफ़र किया। लतीफ़ ने मैनेजर यावर सईद को इस बात का बताया और अगली सुबह वो खेलते गए और उन्हें 45 रन्स बनाए और पाकिस्तान को 340 पे ले गए। उन्होंने पेपर को ये भी बताया कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच शारजा में जो खेला जा रहा था 99 वर्ल्ड कप से पहले, वो भी फिक्स था। मियादाद की बड़ी बहस हुई थी प्लेयरों के साथ भाई, बड़ी बहस हुई, और तभी डिज़ाइन किया मियादाद ने। ये क्यूम कमीशन को भी बताया उसने। हाँ, मियादाद ने कमीशन को बताया कि मैंने इसलिए डिज़ाइन दिया, तो मुझे लगता है मैच फिक्सिंग वाली थी। जुलाई 2000 में चलते हैं, outlook.india.com में एक और स्टोरी पब्लिश हुई है। मुरली कृष्णन ने इंटरव्यू किया है राशिद लतीफ़ को। इस इंटरव्यू में डिस्कस होता है जो क्राइसिस इंडियन क्रिकेट फेस कर रही है मैच फिक्सिंग के हवाले से, और एक सचिन तेंदुलकर का भी जिक्र होता है। अदरवाइज वो मरवा देगा सबको, उसके पीछे जाएंगे सब मरेंगे। हीरो है वो, बहुत कुछ जानता है। अबे वो सबसे बड़ा बदमाश है सारों से। अरे वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व है इन सब के साथ, सब कुछ किया ही उसने मैच फिक्सिंग, और सबको बेवकूफ़ बना रहा है वीडियो बना के। याद रखो, जिनका उसने इंटरव्यू भी किया है वो भी उसके साथ मिले हुए हैं भाई। एक गेम खेला वो 94 में, जहाँ ये 25 लाख वाला इंसिडेंट हुआ, लेकिन प्रभाकर ने 1997 तक तो कुछ नहीं बोला। फिर 97 में भी उसने क्रिकेटर का नाम नहीं लिया। अब वो बोलता है कपिल देव है। अरे एक कोई बात नहीं है, नाम ले दो अपने से किसी का भी। यार आप 94 का कानपुर का मैच देखो, क्या उसने नेगेटिव टैक्टिक्स से उसने और मोंगिया ने मैच हरवाया इंडिया को, और 3 मैचों के लिए बैन हो गया ना। फिर तब इंक्वायरी क्यों? ये कैसे हो सकता है भाई? अगर वो कुछ भी नहीं कर सकते तो चेंज कर दें अपना नाम, ना बोले सीबीआई अपने आप को। इसको सस्पेक्टेड प्लेयर्स को पुलिस स्टेशन लेके आना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ग्रिल करना चाहिए भाई, पूछताछ होनी चाहिए। ऐसे निकलेगा सच? क्या बात कर रहे हो आप? आपका भगवान क्रिकेट का, आपका हीरो सचिन, वो बताएगा, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है वो। लेकिन उससे पूछो तो सही
तफ्तीश तो करो। जून 2003 पर रिपोर्ट हुआ क्रिक इन्फो पे कि राशिद लतीफ़ ने एक लेटर लिखा है आईसीसी को। उस वक्त ये कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान साइड थे और ये लेटर अवेलेबल है विजडन क्रिक इन्फो पे। इस लेटर में उन्होंने आईसीसी को रिमाइंड किया कि फिक्सिंग अभी भी एक इशू है ग्लोबल क्रिकेट में। उन्होंने अपनी राय दी और कुछ सोल्यूशन सजेस्ट की। उनके मुताबिक कुछ स्टूडेंट्स की तरह जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ क्रिकेटर्स एक्स्ट्रा क्रिकेटिंग एक्शंस में इंटरेस्टेड होते हैं। ये टर्म उनके एक दोस्त ने जन्म किया था, लेकिन राशिद लेटर में ये भी कहते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादातर पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। एक्स्ट्रा क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ डिस्ट्रॉय द कैरेक्टर ऑफ द गेम। राशिद ने अपने लेटर में इज़हार किया कि अब गेम चेंज हो गई है, कि अब मैच फिक्सिंग नहीं, फैंसी फिक्सिंग मेन मसला हो सकता है। उन्होंने कहा कि फैंसी फिक्सिंग से लड़ना आईसीसी का काम ही है, बोर्ड का काम नहीं है, क्योंकि ये फिक्सिंग सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आती है जो गेम पे लगी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले 15 ओवर में 9 फील्डर्स दायरे के अंदर। ये अपॉर्चुनिटी मिलती है बैटर्स को फैंसी बैट्स लगाने के लिए, हार्ड हिटिंग स्ट्रोक प्लेयर्स के ऊपर। 50-60 रन ऊपर से बन जाएं तो उनका काम हो जाता है, इसलिए ये प्लेयर्स बुकी से अप्रोच हो सकते हैं। उन्होंने किसी प्लेयर या टीम को एक्यूज़ नहीं किया, लेकिन 96 के वर्ल्ड कप की एग्जांपल दी कि श्रीलंका पहले 15 ओवर में 100 रन मारता था और ये टेम्पो बन गया फिर टूर्नामेंट का। फाइनली उन्होंने दुआ की कि आईसीसी इसके बारे में कुछ करे और उन्हें कुछ सजेशंस दी। उनमें से एक थी कि 15 ओवर फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी जाएं ओडीआई क्रिकेट से। एक और सजेशन थी कि बॉलर्स ज़्यादा ओवर करा सकें वनडे गेम्स में। फाइनली उन्होंने कहा कि आईसीसी को एक स्पेशल कमेटी बनानी चाहिए फॉर्मर नेशनल कैप्टन्स की। ये कमेटी प्रेजेंट कैप्टन्स और ऑफिशियल से बात कर सकती है और फैंसी फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग और लूप होल्स के ऊपर नज़र डाल सकती है। वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी हैरत हुई और डिसअपॉइंटमेंट हुई इस राशिद लतीफ़ के लेटर के ऊपर, लेकिन इस लेटर के लगभग 15 दिनों बाद क्रिक इन्फो ने रिपोर्ट किया कि उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी और वो रिटेन होंगे एज कैप्टन फॉर द होम सीरीज़ अगेंस्ट बांग्लादेश। पीसीबी चेयरमैन तौकीर ज़िया ने कहा उन्होंने लतीफ़ की अपॉलजी को एक्सेप्ट कर लिया है और मैटर अब क्लोज है। ये लेटर टू द आईसीसी को लिखने के थोड़ी देर बाद ही राशिद लतीफ़ ने अनाउंस किया कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं एज कैप्टन। मैं कप्तानी से रिज़ाइन करता हूँ भाई, और मुझे कुछ नहीं कहना है इस पर। ठीक है, मैं एज अ प्लेयर खेलूंगा साउथ अफ्रीका में और आगे भी, बस कप्तानी मैं नहीं करूँगा। वो अंडर रिसेंट टाइम स्क्रूटनी में थे बिकॉज जो उन्होंने लेटर लिखा था आईसीसी को। जनरल तौकीर ज़िया ने उन्हें एक्यूज़ किया था फॉर वायलेटिंग द प्लेयर्स कोड ऑफ कॉन्डक्ट। शुरू में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, राशिद लतीफ़ खुद ही कमेंट नहीं कर रहे थे। रमीज़ राजा जो एग्जीक्यूटिव थे पीसीबी के, वो कह रहे थे कि कोई डिटेल्स नहीं है उनके पास, लेकिन फॉर्मर कैप्टन ज़हीर अब्बास ने इसके ऊपर कमेंट किया। उनको लगा था ये रेजिग्नेशन इनसाइड कंट्रोवर्सी है जो क्राइसिस बनाएगी पाकिस्तान क्रिकेट में, और वो कह रहे थे जब राशिद को टीम मिली थी उन्हें गारंटी भी मिली थी कि ये क्लीन टीम को लीड करेंगे। उस वक्त ये भी बातें चल रही थी कि लतीफ़ और चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल का क्लैश हुआ था ड्यूरिंग द सीरीज़ अगेंस्ट बांग्लादेश। राशिद लतीफ़ ने अपना आखिरी टेस्ट और आखिरी वनडे 2003 में खेला था। अब हम आ गए हैं 2004 में, उनकी रिटायरमेंट के बाद। इंडिया टूर टू पाकिस्तान था 2004 में और 4th वनडे इंटरनेशनल खेला जा रहा था। राशिद लतीफ़ को कुछ शक हुआ इस मैच पे और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। देखो यार, एक कॉमन बंदा भी बता सकता है कि प्लेयर एक स्क्रिप्ट पैक है, तो उनकी आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो आप। हाँ, मैं स्टैंड बाय करता हूँ अपने कमेंट से, मैंने सही बात की थी। तो मैंने ये नहीं कहा था कि मैच फिक्सिंग हुई है, मैं ये कह रहा हूँ कि शक तो है, शक तो पैदा होता है। जिस तरीके से खेला जा रहा था, ये क्रिकेट है। प्रेसिडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी एक बैन डिक्लेयर कर दिया था उस टेलीकास्ट पे जिसने लतीफ़ के व्यू को एयर किया था। देखो, लाहौर का जो मैच था सबसे बड़ा अपसेट था वनडे क्रिकेट का। आप 4 अर्ली विकेट लिए गए, ऑन साइड की स्पीड पैक कर रहे हो जिसमें बाकी सब। तो इधर हम इस एपिसोड को पॉज करेंगे, बकिया हिस्सा आएगा पार्ट 2 में। आगे भी बहुत कुछ है 2020 तक, चाहे वो आईपीएल के ऊपर ओपिनियन हो, जस्टिस क्यूम रिपोर्ट के ऊपर लुक बैक हो, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हो, दानिश कनेरिया का केस हो, उमर अकमल, शर्जील खान, आगे बहुत कुछ है। इस पूरे एपिसोड में आपने देखा कि एक ऑनेस्ट बंदा कैसे स्टैंड लेता है। राशिद ने दिखाया कि कोई पैसा उनके सामने कोई मायने नहीं रखता और हमेशा पाकिस्तान पहले आता है। This is it guys, I hope you guys enjoyed the video and if you're still watching और आपको याद है हमारी बेट क्या हुई थी शुरू में, do hit that subscribe button and if you like the video hit that thumbs up। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से, you guys make this work। उम्मीद है आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। comment down below and बताएं आपका क्या ख्याल है। Until next time, take care of yourself and अस्सलाम वालेकुम।